दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ यूपी पीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची 1 में देश दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। तो देखिए एकदम सीधे सीधे सुमेलित हो गया है और इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान सकते हैं कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और कारण है कि हिमालय में कई अनुदैर्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसमें कौन सा जो उत्तर है आपका सही होगा? दोस्तों बिल्कुल उत्तर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहा गया है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक भूकंपी सघनता वाला क्षेत्र हिमालय है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। हिमालय में कई लॉन्गिट्यूडनल थर्स्ट जोन स्थित हैं और इसीलिए ये भूकंप आते हैं और ये हिमालयी क्षेत्र भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपी क्षेत्र बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, ऑप्शन बी। दोस्तों दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचकर हुगली नदी से मिल जाती है और ये नदी फॉल्ट वैली यानी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एकाएक बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। आप देख सकते हैं 2 कथन दिए गए हैं, इनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य में सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और कारण है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो दोस्तों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित रहा है क्योंकि ये यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में एक बार पूछा गया है। इसमें इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माना गया है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन अगर जो देखा जाए व्याख्या इसकी देखेंगे आप तो स्पष्ट हो सकेगा कि दोस्तों अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार के लिए स्वर्ण मोहर, चांदी के रुपया और तांबा के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। और शेरशाह की मुद्रा पद्धति, क्योंकि आप जानते हैं शेरशाह का शासनकाल या समयकाल भी वही रहा, हुमायूं के बाद जो है शेरशाह ने शासन किया था। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे और राज्य के आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। तो इस तरह से देखा जाए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना था। लेकिन तार्किक रूप से देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए घटनाएं और उनका वर्ष दिया गया है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927,
तो बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सही है। सांप्रदायिक निर्णय 1933 ये आपका सही नहीं है। और सांप्रदायिक निर्णय आप जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड 4 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया था और इस निर्णय के आधार पर नया भारतीय शासन विधान बनने वाला था, जिस पर उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श चल रहा था। और आप जान लीजिए ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय अगर जो देखा जाए तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित था। तो जो घटनाएं हैं सभी सही हैं वर्ष के हिसाब से, लेकिन सांप्रदायिक निर्णय 1932 का है, न कि 1933 का। अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें साइमन आयोग की नियुक्ति तो 1927 हो जाएगा, जलियांवाला बाग 1919 हो जाएगा, और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आप जानते हैं 12 मार्च 1930 है, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी तो 1915 में। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 और 3। 4, 2, 1, 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और एक को कारण कहा गया है। आप देखिए, कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है, तो कारण भी सही है। लेकिन कथन जो है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें ये आपको मिलान करने के लिए ऐसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है। और दल बदल कानून, ये दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, तो ये आपका गलत है, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? आप बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर आप देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है, तो बिल्कुल सही। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दूसरी नहीं बल्कि चौथी अनुसूची का विषय है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में बना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है। और आप जानते भी हैं, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय अधिकार, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा के लिए प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में अलग अलग संवैधानिक निकायों के लिए शपथ पत्र या प्रपत्र के लिए प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आपको बताना है। तो आप जानते भी हैं, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 110 में मनी बिल या धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसमें उन शर्तों को शामिल किया गया है कि कब कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी।
तो इसमें आप जान लीजिए प्रतिषेध सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतर न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध लेख जारी करता है और इसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये करंट का प्रश्न था लेकिन पुराना हो गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 73वें सत्र में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो उत्तर है यूनेस्को की विश्व धरोहर का जो 43वां सत्र है वो बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था, जिसमें जयपुर शहर जो कि राजस्थान की राजधानी है उसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली और शिमला। तो इस प्रश्न को हमने कई बार सॉल्व भी किया है दोस्तों। आप जान लीजिए कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जान लीजिए ये संस्थान 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देता है। और ये संस्थान गौड़, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं का प्रलेखीकरण और उनका संरक्षण भी करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, चंद्रयान 2 भारत की महत्वाकांक्षी मून मिशन था और इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और ये जो रॉकेट था प्रक्षेपण यान GSLV Mk3M1। तो GSLV Mk3M1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, बाल, लूता से रेशम या खुर। तो इसमें बताइए इसमें से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कपास। दोस्तों, कपास एक कैश क्रॉप यानी नकदी फसल है और ये मालवेसी कुल का सदस्य है। इससे रुई तैयार की जाती है और इसको वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास के फल बाल्स कहलाते हैं जो चिकने पीले रंग के होते हैं। इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज होता है। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है वो काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्सों में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा त्रिज्या बढ़ जाती है। और आप देख लीजिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को चार्ज या आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ और मऊ। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बस्ती से ये नहीं गुजरता है। लखनऊ के चंदसराय से गाजीपुर के हैदारिया तक 354 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में आवाजाही के लिए जो है मार्ग सुनिश्चित करेगा। और ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों, याद रखिएगा, लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर से गुजरेगा। इसमें बस्ती नहीं टच करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों को कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटी मंदिर और सप्त पैगोडा मंदिर शामिल है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। गंगईकोंड चोलपुरम, तो गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है इसका निर्माण राजेंद्र चोल ने 1025 में करवाया था।
महाबलीपुरम का जो मंदिर है दोस्तों, ये एकाश्म मंदिर अथवा सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के शासनकाल में 630 से 668 88 ईस्वी में करवाया गया था। और सप्त पैगोडा मंदिर जो सप्त पैगोडा मंदिर है, ये सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा, और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण 700 से 720 ईस्वी में जो है भगवान विष्णु के मंदिर हैं और इसका निर्माण करवाया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले सप्त पैगोडा, उसके बाद आप देखिए महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदेश्वर और फिर गंगईकोंड चोलपुरम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। देखिए औदे, बोरी, बागोर या लखनिया। तो सही उत्तर है बागोर। बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं और ये राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इस काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा नामक स्थलों से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वाजस्नेय, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और काठक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वाजस्नेय संहिता। दोस्तों आप जान लीजिए कि यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है, इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है और ये वेद अंशतः गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये 40 अध्यायों में विभाजित है, कुल 1990 मंत्र संकलित हैं और वाजस्नेय शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो दिए गए कूटों में सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग बाद में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में स्थान देने के लिए कांग्रेस के कुछ सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ा था, इसलिए दोनों कथन सही हैं, लेकिन दिया गया कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो उत्तर है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी और वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में एक संगठन स्थापित किया गया था, मित्र मेला। वही बाद में अभिनव भारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थीं। वारिंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था और भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी और सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इनको वीर सावरकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्रेब्स के अनुसार का रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। और डी है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये गलत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, क्योंकि काली मिट्टी का विस्तार जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलता है। ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। इसमें नमी धारण करने की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किसमें पम्पास घास का मैदान स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पम्पास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है। इसका विस्तार अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, अर्जेंटीना। और ये आपके गलत ऑप्शन दे दिए गए हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना में पम्पास घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? आपको बताना है। देखिए, मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज या कौशल विकास कार्यक्रम। तो सही उत्तर मनरेगा। दोस्तों, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण एक्ट जो है, भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापाली से अनंतपुर जिले से की गई थी। और इस समय यह देश के सभी जिलों में, शुरुआत में तो नहीं, केवल 200 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये देश के सभी जिलों में लागू है। और ये भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत जो भी चयनित परिवार होता है, उसके एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का अकुशल श्रम वाला रोजगार दिया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति दर्शानी है। तो तालचेर कोयला क्षेत्र, याद रखिएगा दोस्तों, ये ओडिशा में महानदी घाटी में अवस्थित है। कर्णपुरा झारखंड में स्थित है, दामोदर घाटी में। सिंगरौली आप जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी में। और सिंगरेनी एक जगह है दोस्तों, ये दक्षिण भारत में है। सिंगरेनी तेलंगाना में गोदावरी घाटी में स्थित है। तो 4 1 2 3 मिलाइए, 4 1 2 3, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? आपको बताना है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। आप जानते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, सेमीकंडक्टर, जिनकी विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होती है। इनका उपयोग कंप्यूटर चिप्स, सोलर सेल आदि बनाने में होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम ये अर्धचालकों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एक्सोस्फियर? तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। और ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। और ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये जीवन रक्षक गैस है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के जीवधारियों की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जयंत विष्णु नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ज्योतिष, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी। तो सही उत्तर है ज्योतिष। दोस्तों, जयंत विष्णु नार्लिकर जो है, इन्होंने ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं मानने के लिए कहा है। और खगोलिकी में खगोलीय पिंड जैसे तारे, ग्रह, सूर्य आदि का। ब्रह्मांडिकी में ब्रह्मांड जगत से संबंधित विषयों का। और नैनो प्रौद्योगिकी में नैनो विज्ञान और नैनो इंजीनियरिंग का अध्ययन किया जाता है। जेवी नार्लिकर ने कहा है कि अभी ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता तथा भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। तो 3 5 2 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इस प्रश्न का उत्तर आप अगर प्रस्तावना को या भारतीय संविधान को प्रस्तावना को अच्छे से तैयार किए होंगे, तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसके शब्दों को सोचकर।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।